एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो एकलव्य बैच 2.0 है उसका आज लेक्चर नंबर 4 ले रहा हूं, स्पेशली अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। आज के लेक्चर में पूरा का पूरा ईथर बच्चे खत्म होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर लिए थे और ये तीनों लेक्चर जो है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एक तरह से बोल सकते हैं इसका सिनॉप्सिस मैंने बताया था। और आज जो चौथा लेक्चर है वो इसी चैप्टर का ईथर का जो कंटेंट है उसके ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है। तो आज के लेक्चर के बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी और वो एमसीक्यू बच्चे पूरे लेवल के एमसीक्यू होंगे। कोई छोटे मोटे एमसीक्यू नहीं, एकदम तुक्के वाले एमसीक्यू नहीं कि कोई भी आप ले लिए। आप बोलते हैं एकदम लो लेवल वाले। हर एक लेवल डिसाइड किया जाएगा, पहले लो लेवल होगा, मीडियम लेवल होगा, पीवाईक्यूज होंगे और चाहिए तो एक और लेवल बढ़ाता हूं मैं आपको कि भाई जो थोड़े से नीट में या जेई में क्वेश्चन आए हुए उस तरह के भी एमसीक्यू लेता हूं। ठीक है, तो लेवल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। जितने पीवाईक्यूज होते हैं वो सब हम यहाँ पे कवर कराते हैं, तो आपको लेवल के बारे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलेगा, तो आज का जो सिनॉप्सिस है वो ईथर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जिन बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है कि सर ये बैच कौन सी है, तो भाई बैच का नाम है एकलव्य 2.0 और चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और अगर आप एकलव्य 2.0 से जुड़े हो और आपका जो केमिस्ट्री है अगर वो बोर्ड लेवल का अच्छा नहीं है, तो भाई फिर एकलव्य 2.0 में जो प्रैक्टिस करवाते हैं हम उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि एकलव्य 2.0 में हम मेजरली फोकस करते हैं एंट्रेंस के ऊपर। और अगर आपका बोर्ड अच्छा नहीं है तो फिर एंट्रेंस में आप अच्छा नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है कोप अप करना। इसीलिए मैं, सोविन सर और नून ऐप दोनों मिलकर आपके लिए केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट को ला रहे हैं, या फिर इनफैक्ट हमने चालू कर दिया है। और हर दिन 5 बजे से 6 बजे मेरा लेक्चर होता है केमिस्ट्री का, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। जो मेरे बनाए हुए हाई क्वालिटी के नोट्स है उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो और लाइव क्लासेस चलते हैं। ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा होता है, लाइव क्लासेस चलते हैं। मतलब कि आप अपना जो शेड्यूल है वो फिक्स रख सकते हैं कि भाई 5 बजे डेली केमिस्ट्री होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर भले ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है लेकिन इसके अंदर एक बेहतरीन सुविधा दी गई है और वो है अपना माइक ऑन करके डाउट पूछने की सुविधा। जी हाँ, आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं। तो मतलब सोचिए कि बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है। मतलब आप जैसे अब आपको डाउट आया, आपने माइक ऑन किया और अपना डाउट पूछ लिया और टीचर जो है कि आपको डाउट सॉल्व कर देंगे। इतना ही नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे मैथ्स भी चलता है, जो कि महाराष्ट्र के जो बोलते हैं ना ग्रेट 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 जो मैथ्स के टीचर है दिनेश गुप्ता सर, वो यहाँ पे मैथ्स लेते हैं। जो फिजिक्स है वो मुकेश सर लेते हैं और जो बायोलॉजी है वो बालाजी सर लेते हैं। तो भाई ये 4 लोगों की एक बेहतरीन टीम जो है इसके ऊपर काम कर रही है। और इस बोलते हैं ना पूरा जो पीसीएमबी का जो पूरा कोर्स है वो सब का सब फ्री में है। तो इंडिया का जो पहला सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, उस पे आपको पीसीएमबी चारों के चारों सब्जेक्ट, साइंस के चारों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। भाई ऑफलाइन में कितनी फीस होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए इसके लिए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको बेहतरीन टीचर से बेहतरीन तरीके से पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो। इसके लिए करना क्या होगा, नून ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, साइन अप करना है और जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। मेरा जो कोर्स है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो रहेगा वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोर्स में। चलिए आज के जो लेक्चर उसकी बात कर लेते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आज मेजरली किसके ऊपर फोकस होने वाला है। तो मेजरली फोकस होने वाला है ईथर के ऊपर। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर ईथर क्या है एग्जैक्टली। अगर मुझे ईथर को एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे करूंगा। देखिए अगर ईथर की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एमएसटी सीटी के एग्जाम में ईथर का किस तरह से क्वेश्चन निकल कर आता है, तो देखो ईथर की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला पहले याद रख लो कि ईथर जो होता है वो आर ओ आर के रूप में दिखता है। मतलब ईथर जो होता है वो आर ओ आर होता है। अब क्वेश्चन की अगर आर ओ आर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आर एच मतलब कि अल्केन से निकल सकता है, मतलब ये अल्किन से भी बना होगा। कैसे? देखो ईथर और अल्किन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो H है उसकी जगह पे OR आया हुआ है। ध्यान से देखो जरा, ये जो H दिख रहा है इस H की जगह पे कौन आया है बच्चे, यहाँ पे जरा चेक करो, OR आया है। मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ईथर इज द अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब ईथर जो है अल्कोक्सी डेरिवेटिव किसका है, तो आप टिक मार्क करेंगे अल्केन का है। बहुत से लोग को समझता ही नहीं कि भाई ये अल्केन वर्ड क्यों आ रहा है इस आंसर में, अल्केन क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अल्केन का H निकलेगा और उसकी जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि अल्काइल और ऑक्सी को अल्कोक्सी बोलते हैं, वो आता है। फिर वही ईथर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्कोहल में भी नजर आएगा। किस तरह से? देखो इस तरह से ROH। अब इसमें जरा कंपेयर करो, अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो आप इसमें एक और कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि जो H है अल्कोहल का वो बाहर चला गया और उसकी जगह पे एक R आ गया।
मतलब इसमें भी क्वेश्चन निकल कर आता है कि ईथर आर दी अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कि किसका आप H निकाल कर अल्काइल अटैच करेंगे तो आपको ईथर मिलेगा। तो आप बोलेंगे अल्कोहल का, मतलब अल्कोहल का अगर मैं H निकाल दूं वहां पे अल्काइल लगा दूं तो ईथर बन जाएगा। तो यहां पे आप बोलेंगे H रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, सही बात है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लिए कि बहुत जगह पे जो क्वेश्चन निकलते हैं, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि ईथर जो है अगर आप कंपेयर करेंगे HOH जिसको हम पानी बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो आप कंपेयर करेंगे भाई जो H दिख रहा है ये दोनों H को यहां से गायब कर दो और उसकी जगह पे क्या लेकर आ गए आप, चेक करो जरा, इसको आपने रिप्लेस कर दिया इस अल्काइल से, इसको आपने रिप्लेस किया इस अल्काइल से, मतलब कि अगेन ईथर्स आर दी अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि यहां पे दो अल्काइल, मतलब बोथ हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड बाय सेम नंबर ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप, मतलब कि सेम नंबर का मतलब जो एक अल्काइल अगर एक H बाहर गया तो एक अल्काइल आएगा, दूसरा H बाहर जा रहा है तो दूसरा अल्काइल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो H बाहर जा रहे हैं और उसकी जगह पे दो अल्काइल आ रहा है। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ईथर के बारे में जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। एक और चीज, ईथर जो होता है वो अल्कोहल का, ईथर जो है वो अल्कोहल के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईथर और अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। कैसे, चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। ईथर है CH3OCH3 और मैं दो कार्बन का अल्कोहल ले लेता हूं जिसका फॉर्मूला होगा CH3CH2OH। अगर मैं इन दोनों को आपस में चेक करके देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, C2 मिलेगा, देख लो यहाँ पे 1 2, H कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, देख लो यहाँ पे 3 3 6 और A को मिलेगा। अब अल्कोहल में भी यही फॉर्मूला मिलेगा, C3 मतलब CH3 है और H यहाँ पे 2 है तो 3 2 5 और ये 6 हो गया, मतलब ये भी वही है। तो एक चीज और आपको समझ में आ गई कि ईथर और अल्कोहल को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो भाई दे आर फंक्शनल आइसोमर। कौन से आइसोमर है ये लोग, फंक्शनल आइसोमर हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ईथर को अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो मैं बोलूंगा कि सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर एक होता है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये अपने आप में सिमेट्रिकल ईथर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिमेट्रिकल ईथर दिखाएगा। तो सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। और दूसरा जो होने वाला है वो होगा मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर जिसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ये दोनों का डेफिनेशन क्या है, इन दोनों को समझेंगे कैसे वो भी मैं बता रहा हूं आपको। पहले इतना समझ लो कि दो तरह के ईथर पाए जाते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है कि जो ईथर का आर है, मतलब एक को डैश ले लिया मैंने, तो ये आप ये बोलने वाले हो कि R इक्वल टू R डैश, मतलब दोनों अल्काइल सेम होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। मतलब अगर आपने CH3 ले लिया समझो, तो CH3OCH3 ये एग्जांपल हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर का। लेकिन अगर आप बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में ROR डैश अगर कोई आपने एक जनरल फॉर्मूला लिया है तो इसमें R और R डैश दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। चीजें क्लियर हो रही हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, इसमें दोनों अल्काइल अलग अलग दिखेंगे। देखो इस तरह से इथाइल मिथाइल ईथर, ये जो अल्काइल दिख रहा है ये दोनों अलग अलग है, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये मिक्स्ड ईथर है या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। यस, अब आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका नाम लिखने का तरीका क्या होता है। तो नाम लिखने का तरीका है अल्कोक्सी अल्केन। जब भी आप नॉमेनक्लेचर की बात करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि अल्कोक्सी अल्केन पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जब भी आप आयुपैक लिखते हो, क्या लिखते हो आप, आयुपैक जब भी लिखोगे तो क्या फॉलो करेंगे, अल्कोक्सी अल्केन फॉलो करेंगे। सेकंड थिंग कि अल्कोक्सी बनाते किसका है, तो याद रखना कि जो स्मॉलेस्ट कार्बन होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट कार्बन का हमेशा क्या बनेगा, अल्कोक्सी बन जाएगा। और जो लॉन्गेस्ट कार्बन होगा उसका हमेशा क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का हमेशा क्या बनेगा, अल्केन बन जाएगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मान के चलो कि ये मैंने एग्जांपल लिया है CH3OCH2CH3। देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, प्यारा सा एग्जांपल है, कुछ नहीं करना आपको। CH3OCH2CH3। अब जरा बहुत ध्यान से देखो आप कि CH3O जो दिख रहा है, तो ये जो CH3 दिख रहा है वो कम कार्बन है और यहाँ पे CH2CH3 ज्यादा कार्बन है। तो कम कार्बन को क्या बोला गया था, जरा चेक करो, कम कार्बन को अल्कोक्सी बोला गया। क्या बोला गया,
अल्कोक्सी, मतलब कि इसका अल्कोक्सी बन जाएगा। तो अल्कोक्सी कैसे बनेगा? तो भाई CH3 है क्या? मिथॉक्सी, CH3 मिथाइल होता है, तो मिथाइल का मिथ लेना है और ये ऑक्सीजन का ऑक्सी लेना है, तो बन जाएगा मिथॉक्सी। और ज्यादा कार्बन जो होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज जो होगा, उसका अल्किन लेना है, तो 2 कार्बन का अल्किन बन जाएगा इथेन, तो नाम आएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको एकदम अच्छे से? चलो देख लो जरा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे सिर्फ आप एक एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब भी ईथर का नाम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। CH3O CH, फिर CH3 और नीचे भी मैंने ले लिया आपके लिए CH3। अब इसमें क्या करेंगे, लगातार कार्बन कितने बच्चे जरा चेक करो। ज्यादा कार्बन कहाँ पे? तो आप बोलेंगे कि ज्यादा कार्बन जो है आपको राइट साइड में दिख रहा है 3 कार्बन, जबकि कम कार्बन ये वाला दिख रहा है। तो कम कार्बन को क्या बनाएंगे आप? अल्कोक्सी बनाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा अल्कोक्सी। के लैंग्वेज में अगर देखने जाएंगे तो बोलेंगे मिथॉक्सी। और ज्यादा कार्बन 3 कार्बन लगातार है तो बन जाएगा प्रोपेन। तो मतलब कि ये बन जाएगा आपका मिथॉक्सी प्रोपेन। अब क्वेश्चन ये है कि मिथॉक्सी का नंबरिंग भी करना पड़ेगा हमें। तो भाई 1 2 3, देखो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो 2 नंबर पे ये ऑक्सी अटैच है, दिख रहा है सबको। तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 मिथॉक्सी करनी पड़ेगी। तो मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो बन जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नॉमेनक्लेचर में एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि इस 2 एग्जाम्पल से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम बाकी नॉमेनक्लेचर को टैकल करेंगे। अब बात होने वाली है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो गेट रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बहुत मजेदार कंटेंट होने वाला है। पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि सर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते समय तो अल्कीन बनता है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें खास बात क्या याद रखना है। अगर आपने ले लिया जैसे कि इथाइल अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया और आपने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको आप हीट करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में अगर आपने टेम्परेचर 443 तक लेके पहुंच जाएंगे, 443 तक, तब ये अल्कीन बनाएगा क्योंकि तब वो एलिमिनेशन करने लगता है। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को 413 पर लेकर आएंगे, ठीक है, तब यही क्या होगा आपका, यहां से पानी बाहर निकलेगा। जरा देख लो कैसे बन रहा है रिएक्शन। जैसे आप 413 पे हीट करेंगे तो पानी बाहर जाएगा और पानी का एच कितना है 2, यहां पे एच कितना है 1, तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये H2 बाहर चला गया, दिख रहा है, और यहां से एक O चला गया बाहर। तो फाइनली ये क्या बचा, अल्काइल कितनी बार बचा? आप बोलेंगे अल्काइल सर 2 बार बचा है, और ये O कितनी बार बचा है? 1 बचा हुआ है। तो आपका आंसर बन जाएगा कि CH3 CH2 एक सिंगल O, फिर एक अल्काइल पूरा का पूरा बचा हुआ है। इसे हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसे हम? डाई इथाइल ईथर। कोई डाउट है? और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो बोलो इथाइल अल्कोहल से आपने समझा कैसे डाइथाइल ईथर बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 413 केल्विन टेम्परेचर है, अगर उसी की जगह पे 443 एग्जाम में आ गया तो अब अल्किन बनेगा। मतलब एक चीज और ध्यान रखना आपको कि इस मेथड से जब आप अल्कोहल से ईथर बनाने वाले हो तो इसमें आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करना है। ये जो इथाइल अल्कोहल है ना बच्चे, ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसीलिए जो है कि आसानी से ईथर बन गया। अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल, अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी लेंगे तो सेकेंडरी टर्शरी में टेम्परेचर बहुत कम लगता है, तो अल्टीमेटली 413 पे या कॉन्सेंट्रेटर का जो अमाउंट है वो भी कम लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड आपका अल्किन बन जाएगा। तो अल्किन न बनने पाए इसीलिए आपको मजबूरी में प्राइमरी अल्कोहल ही लेना पड़ता है, सेकेंडरी टर्शरी नहीं ले सकते। अब इसका एक लिमिटेशन जरा याद रख लो। लिमिटेशन मतलब इस रिएक्शन में लिमिटेशन क्या है? देखो यहां पे लिमिटेशन ये है कि पहला कि आप प्राइमरी अल्कोहल ही इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ही इसके अंदर ले सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आप हाई टेम्परेचर मत लेना, अदरवाइज अल्किन बन जाएगा। मतलब कि आप अगर 443 केल्विन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्किन बन जाएगा। मतलब आपको टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव, मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तीसरा है कि इसमें सिंपल ईथर ही हम बना सकते हैं अच्छी तरीके से। सिंपल ईथर का मतलब सेम अल्काइल वाले। क्यों सर मिक्स क्यों नहीं बना सकते? अगर आपने 2 अलग 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 अल्कोहल ले लिया तब इसमें मिक्सचर ऑफ ईथर बनते हैं। मिक्सचर ऑफ ईथर कैसे बनेगा मैं एक सिंपल दिखा देता हूं कि अगर आपने ROH में कोई R-OH मिला दिया फॉर एग्जांपल एसिड के प्रेजेंस में इस तरह से, ठीक है, तब जो आंसर बनेगा ना बच्चे, पहले इसका ईथर बनेगा, फिर इसका ईथर बनेगा, फिर इन दोनों का ईथर बनेगा। मतलब आंसर बनेगा ROR, फिर दूसरा आंसर बनेगा R-OR, फिर जाके तीसरा आंसर बनेगा ROR। मिक्स्ड ईथर दिख रहा है बन रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ में बनेगा जो कि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा साफ करने के लिए, उसको अलग करने के लिए। इसीलिए इस मेथड को हम अच्छा मेथड नहीं मानेंगे,
जब हमें मिक्स्ड बनाना होगा तो ये सब चीजें आपको पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में या उस लेवल पे पूछी जाती है। बोर्ड लेवल पे आप देखेंगे तो ये सब चीजें आपको दी नहीं गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं नया रिएक्शन है जो आपके लिए विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन्स में क्या होता है कि इसमें भी आपको याद रखना है कि जब आप अल्काइल हलाइड लेंगे और उसमें मिलाएंगे RONA, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम अल्कोक्साइड, तब Na प्लस है X माइनस है, दिख रहा है, तो Na प्लस X माइनस बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा ROR, चलेगा, ये बन गया ईथर। अब ये है कि ईथर आपका ये सिंपल भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं अल्काइल हलाइड, पहली बात, इसका नाम है अल्काइल हलाइड और इसका नाम है सोडियम अल्कोक्साइड। क्या नाम बताया मैंने? सोडियम अल्काइल प्लस ऑक्साइड विल बी अल्कोक्साइड। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि एग्जांपल देखो, अल्काइल हलाइड जो है ना बच्चे हमेशा आपको प्राइमरी रखना है, पहला कंडीशन, अल्काइल हलाइड हमेशा क्या रखना है आपको? प्राइमरी रखना है। अगर आपने यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है, CH2Br और इसमें आपने इसको उल्टा कर देता हूं मैं, CH3O CH3 मिला दिया, चलेगा? तो बोलो यहां से क्या बाहर जाएगा? NaBr बाहर जाएगा और आपका प्यारा प्यारा आंसर क्या बन जाएगा? CH3 CH2O फिर CH3, चलेगा? तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ये प्राइमरी होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ये इथाइल मिथाइल ईथर बन चुका है। क्या बन चुका है? इथाइल मिथाइल ईथर बन चुका है, चलेगा? अब आप बोलेंगे कि अगर सर मैंने टर्शरी ले लिया या सेकेंडरी ले लिया, सेकेंडरी में भी एक बार वैलिड रहेगा बट टर्शरी ले लिया मैंने, तब क्या होगा? चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होगा। अगर आप टर्शरी ले लेते हो अल्काइल हलाइड को, CH3C, देखो मैं बहुत सारा एग्जांपल नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, और इसको आपने प्राइमरी ही रखा CH3ONA, ये एक तरह से लिमिटेशन जैसा आप कंसीडर कर लो इसको कि ये लिमिटेशन जैसा नेचर दिखाएगा। ये इसका लिमिटेशन एक तरह से कि अगर आपने इसको टर्शरी ले लिया तब क्या होगा? तब बच्चे ये एलिमिनेशन करने लगता है, मतलब यहां से Na यहां से Br तो निकलेगा लेकिन टर्शरी होने की वजह से ये अल्फा और बीटा पैटर्न फॉलो करने लगेगा और बीटा से एक एच निकल के इसके पास चला जाएगा और प्रोडक्ट में बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और यहां से बाहर जाएगा CH3OH और यहां से फिर बाहर जाएगा NaBr। बोलो समझ में आ गया? इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने टर्शरी ले लिया तब इसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है आइसोब्यूटिलीन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है तो उसका सुटेबल रिएजेंट क्या होंगे? तो देखो टर्ड ब्यूटाइल बोला, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है तो उसका सुटेबल रीजन क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए आप खुद दिमाग चलाओ कि हमको बोला गया कि टर्ट ब्यूटाइल वाला अल्काइल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये टर्ट ब्यूटाइल का हम क्या करेंगे बच्चे? टर्ट ब्यूटाइल का हम क्या करेंगे? टर्ट ब्यूटाइल का हम क्या करेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सोडियम वाला पार्ट ले लेंगे, चलेगा? नीचे दिखा देता हूं इस तरह से, सोडियम अल्कोक्साइड वाला पार्ट ले लेंगे। आया समझ में? पिक्चर क्लियर हुआ सबको अच्छे से एकदम? ठीक है, मैं जरा अच्छे से लिख देता हूं यहां पे। देखो, तो जब आप सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड लेंगे तब ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख लो यहां पे, तब ये कुछ ऐसा दिखेगा CH3C CH3 फिर यहाँ पे CH3 फिर ONA। अब इसके अंदर मिला दो आप मिथाइल ब्रोमाइड, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको नीचे। बोले यहाँ से क्या बाहर जाएगा? NaBr बाहर चला गया और आंसर बन गया जो आपको चाहिए था, ये बन गया। देखो, तो आप इसको टर्शरी वाले को ना सोडियम ले सकते, सोडियम वाले को टर्शरी ले सकते हो लेकिन अल्कालाइड वाले को नहीं ले सकते। इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ये लिमिटेशन है जो आपको एग्जाम में बनता है। फिर बात करेंगे, देखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर खत्म हो चुका है, प्रिपरेशन सिर्फ दो ही थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इस रिएक्शन में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो डिहाइड्रेशन है इसका कोई प्रोसेस है या इसको कैसे दिखाते हैं, क्या इसका कोई स्टेप्स है? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक चीज याद रखना आप लोग कि अगर स्टेप्स की बात करेंगे तो देखो ये ROH दिख रहा है आपको, इसमें पहले ना हम एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एसिड। दिख रहा है आपको? एसिड मिला रहा हूं मैं। तो जब एसिड मिलाएंगे तो यहाँ से H2O पानी बाहर जाता है और ये बंदा इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब R के ऊपर क्या अटैच हो गया? HSO4 आके अटैच कर लेगा। फिर इसके अंदर हम दोबारा अल्कोहल मिलाते हैं, तो जब हम दोबारा अल्कोहल मिलाएंगे तो देखो ऐसे अल्कोहल मिला दिया दोबारा। तो यहाँ से ये जो H2SO4 था जो पहले अटैक किया था अब वो खुद बाहर चला गया, दिख रहा है? और ये आंसर बन जाता है ROR। तो जहां पे R था वहीं पे मैं आपको CH5 लेकर समझा रहा था।
देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का आया कि नहीं आया, ये 2 मॉलिक्यूल क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये हो रहा है। इस प्रोसेस को पुरानी बुक अगर आप उठा के देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। तो कभी अगर पूछा गया कि भाई कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन किस रिएक्शन को बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो कि भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को बोलते हैं। चलेगा, कोई कंफ्यूजन, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो, विलियमसन हमारा हो चुका है, उसका लिमिटेशन भी हो चुका है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में क्या याद होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। फिजिकल स्टेट मतलब वो एग्जैक्टली कौन से स्टेट में होते हैं। जैसे कि डाइमिथाइल ईथर जो है आप उसको देखेंगे और इथाइल मिथाइल ईथर को देखेंगे तो भाई ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। जबकि अदर ईथर की बात करेंगे तो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मतलब कि ये जो डाइमिथाइल ईथर है और इथाइल मिथाइल ईथर है, इनको हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये लोअर ईथर है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में। जबकि अदर लोग रहेंगे इससे ज्यादा, जो ऊपर वाले रहेंगे वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे विद प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत ही अच्छे स्मेल के साथ। साथ में एक और चीज याद रखना है कि लोअर जो ईथर होते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, जल्दी गैस बन जाते हैं और हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई वोलेटाइल होते हैं और इनफ्लेमेबल होते हैं, दो टर्म आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे सबका होता है वैसे इसका भी होता है। मॉलिक्यूलर मास अगर आप बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे आप बढ़ाएंगे, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आपने क्या क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया, सबसे बड़ा ईथर ले लिया आपने, तो आपको मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा। जैसे टेबल में देख लो, 2 कार्बन का ईथर है तो 248 दिख रहा है, 3 कार्बन हुआ तो 284 हो गया, 4 कार्बन ले लिया तो आपको 308 आ गया। मतलब एक रेंज दिया हुआ है, आपको ऐसे टेबल एग्जैक्टली याद होना जरूरी नहीं है। फिर पोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी, नंबर सेकंड पॉइंट में बोला है पोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी। देखो पहले ऐसा माना गया था कि जो ईथर है उसका बॉन्ड एंगल जो है 180 है, लेकिन बाद में और आगे रिसर्च किया गया जिसमें ये पता चला कि नहीं यार, ईथर बॉन्ड एंगल 180 नहीं है, वो तो 110 है। ठीक है, तो 110 इसका बॉन्ड एंगल होता है। जब 180 था तब ऐसा माना गया था कि नेट जो डाइपोल है इसका वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। देखो 180 क्या होता है कि 180 का मतलब है इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो मतलब ये इसको कैंसिल कर दिया, जैसे COC, तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे नेट जो डाइपोल होगा 0 होगा। लेकिन अब तो 180 नहीं है, जब 180 नहीं है तो फिर नेट डाइपोल 0 हो ही नहीं सकता है। चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि COC जो बॉन्ड है आपका बॉन्ड एंगल वो 110 होता है। एक बार पूछा गया था एमसीक्यू में। साथ में बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो होगा 2CO का, वो कभी भी डू नॉट कैंसिल ईच अदर। पहले ऐसे बोले गए थे कि कैंसिल करेंगे बट नहीं करते, देयरफॉर अगर ये कैंसिल नहीं करेंगे तो कॉमन सी बात है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो स्मॉल होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, अब वो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है आपको देखो दिया है, यहाँ पे सॉल्व करके निकालना नहीं है, बस याद कर लेना है 1.18D। चलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है 1.18D। डायरेक्टली एक मार्क के लिए पूछा जाएगा कि ईथर का डाइपोल मोमेंट कितना है, तो आप टिक मार्क करेंगे 1.18D। चलेगा, ये और एंगल कितना है 110 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो ये आपके लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले जो बहुत ही कॉमन होने वाले। आप बोले सर ये सब तुमको पता है, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों ये पता है आपको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही बताया कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। मतलब जैसा नेचर अल्कोहल दिखाएगा वैसा ईथर दिखा सकता है, और वही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर भी बनाता है। क्योंकि ईथर के अंदर क्या पाया जाता है, O पाया जाता है, जिसके अंदर O है वो H के साथ अटैच होकर बॉन्ड बना देता है। इसीलिए जो लोअर ईथर होता है वो आसानी से क्या दिखाता है, सॉल्युबिलिटी दिखाता है विद वाटर मॉलिक्यूल सिमिलर टू अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहल दिखा रहा था। क्यों, क्योंकि इसके पास भी कैपेसिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देख लो। अब यहाँ पे ROR क्या है बच्चे, ईथर है, और ये HOH क्या है, पानी। तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो इसी बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि इसका जो रेंज है ईथर का और अल्कोहल का, जरा वो देख लो। अगर मैं बोलूँ डाइथाइल ईथर और N ब्यूटाइल अल्कोहल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होने वाला है, लेकिन अगर ईथर को मैं पानी में डालूं तो वो लगभग 7.5 ग्राम डिजोल्व होगा पानी में, जबकि अल्कोहल 9 ग्राम डिजोल्व होता है। ये कितने पानी की बात हो रही है, 100 ग्राम पानी की बात हो रही है। अगर 100 ग्राम आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया है तो 100 ग्राम में 7.5 ग्राम ईथर डिजोल्व होगा और 9 ग्राम अल्कोहल डिजोल्व होगा। तो भाई अल्कोहल क्यों ज्यादा डिजोल्व होगा, क्योंकि अल्कोहल के फॉर्मूले में O और H दोनों प्रेजेंट है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये दोनों पानी से बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये वाला बंदा किससे बॉन्ड बनाएगा, H के साथ, और ये वाला बंदा किससे बॉन्ड बनाएगा, O के साथ, दिख रहा है कि नहीं। जबकि ईथर में क्या होता है, ईथर में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा, और वो किससे बनेगा, सिर्फ O के साथ बनेगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ईथर में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा तो कम सॉल्युबल हो गया, और अल्कोहल में दोनों बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा सॉल्युबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर भी बहुत ईजी और बहुत जल्दी खत्म होने वाला है।
क्या है एग्जैक्टली, जरा देख लो। अगर आप बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड का मतलब क्या है कि मैं एक ईथर ले लेता हूं जिसका नाम है CH3CH2O CH2, फिर मैंने ले लिया CH3। अब इसमें मैं एयर मिला रहा हूँ, मतलब ये लंबे समय तक लॉन्ग कॉन्टैक्ट बोल सकते हो, मैंने रखा है हवा को ईथर के साथ में, इसका नाम है डाईथाइल ईथर। तब आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, क्या करते हो कि ये जो O होता है ना, वो जाके किसी भी जो कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन, उसके पास जाकर अटैक करेगा। इसके पास भी कर सकता है, इसके पास भी कर सकता है, ठीक है, जहां पे बॉन्डिंग वीक होती है। देखो CH3 का बॉन्डिंग वीक नहीं मानेंगे, CH2 का बॉन्डिंग वीक मानेंगे क्योंकि वो दो जगह से अटैच है। जहां पे जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उतना ज्यादा बॉन्डिंग वीक हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्राइमरी तो बच्चे वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। सेकेंडरी थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि उनको अटैचमेंट ज्यादा मिलता है। टर्शियरी और वीक हो जाता है क्योंकि उनको अटैचमेंट और ज्यादा मिलता है। तो जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना वो बॉन्ड वीक होगा, तो जो बॉन्ड ज्यादा वीक होगा वो जल्दी टूटेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड CH2 वाला या फिर ये CH2 वाला जल्दी टूट जाएगा। कोई एक आप कंसिडर कर लो। तो अगर टूटेगा तो बनेगा क्या, तो बनेगा बच्चे आपका ये जो ऊपर लिखा है पेरोक्साइड बन जाएगा। देखो C, इसका बॉन्ड टूट गया तो ये क्या बन जाएगा, OOH बन गया। 2 H था ना, तो एक H ऐसे टूट जाएगा और एक H इसके पास में ही है। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो पेरोक्साइड ऑफ, ये पेरोक्साइड किसका बना है आप स्पेसिफाई कर दो, तो पेरोक्साइड ऑफ डाईथाइल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा, पेरोक्साइड ऑफ डाईथाइल ईथर। मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर है सबको, कैसे बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलो अब आते हैं रिएक्शन विद PCl5। ये तो और ज्यादा इजी है, जिन्होंने अल्कोहल चैप्टर का PCl5 पढ़ा होगा उनको ईथर का PCl5 एकदम इजी लगेगा। क्यों सर? देखो ROR में आपको PCl5 मिलाना है, तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, O का बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने याद किया होगा तो ये देखो अल्कोहल में ROH होता है, मतलब इसका एक H Cl के पास जा रहा था, अब यहाँ पे H की जगह पे तो R आया हुआ है, इसको मैं डैश कर देता हूँ आपके लिए चाहिए तो ये R डैश H के बराबर है, तो मतलब ये R डैश भी अल्काइल बनाएगा। तो R डैश भी क्या क्या एक अल्काइल बनाया, जैसे कि इसमें अल्कोहल का H बन रहा था। अब क्या बचेगा, अब एक P बचा, एक O बचा और 3 Cl बच गए, इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक क्लोराइड। एकदम सिंपल सा आंसर, अल्काइल क्लोराइड बनता है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी चलेगा, बहुत इजी आंसर था। रिएक्शन विद HX ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चों लोग को मैंने देखा है कि इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है, बट अगर आज आप अच्छे से लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको लंबे समय तक ये कंसेप्ट याद हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपने कोई ईथर ले लिया, देखो इस तरह से कोई ईथर ले लिया है और इसमें अगर आपने HX मिला दिया, ठीक है, तो पहले काम तो ये समझना है कि H जाएगा इस O के पास और बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि सर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हमको कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। पहले ये समझ लो कि एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा अल्काइल हैलाइड, ये तो समझ में आ गया। जो अल्कोहल बनाएगा ना उसका रिएक्शन वापस जो है कि HX के साथ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। और ये आपने पढ़ा था हाइड्रोजन डेरिवेटिव में, या इसके पहले भी पढ़ा था आपने लुकास वाले रिएक्शन में कि HOH क्या मिलाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे, पानी बन जाएगा। और आंसर क्या निकल कर आएगा सामने, RH निकल कर आएगा, जिसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको एकदम अच्छे से? अब क्वेश्चन है कि सर इसमें और क्या नया चीज हो सकता है, तो अब जरा देखो एग्जांपल जरा लेके देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। समझो CH3 ले लिया, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने CH2 और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। अब इसमें मैं HI मिला रहा हूँ, तो अब क्वेश्चन है कि ये H तो जाएगा इस O के पास, नो डाउट, बट बॉन्ड कौन सा टूटेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बॉन्ड कौन सा टूटेगा यही आपको समझना है। तो ये चीज समझना है बच्चे कि अब जरा देखो HI में I क्या है बच्चे, जरा चेक करो I क्या है, तो आप बोलेंगे सर I न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो क्या करता है, वो अटैक करता है। किसके पास अटैक करेगा, जो प्राइमरी नेचर दिखाता है। तो प्राइमरी कौन दिखा रहा है, जरा देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो बताओ कि किसमें SN1 मैकेनिज्म एकदम, सॉरी किसमें SN2 मैकेनिज्म एकदम ज्यादा होगा। SN2 किसमें ज्यादा होता है, जो प्राइमरी में कम कार्बन लेके चलता है। याद आया, इसका मतलब कि ये I वाला बंदा जो है जाके इसके पास अटैक कर देगा। बोलो समझ में आया? क्यों? क्योंकि CH3 जो है ना बच्चे SN2 बहुत स्ट्रांग दिखाता है, जबकि ये CH3 CH2 जो है SN2 दिखाएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा वीक दिखाएगा। तो ये I ड्यू टू SN2 रिएक्शन जाके पीछे से अटैक कर देगा। इसका मतलब कि CH3 के साथ में I जाके जुड़ जाएगा। जब ये I जुड़ेगा तो कॉमन सी बात है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा CH3 CH2OH। क्या ये बात समझ में आ गई? अब CH3 CH2OH का क्या करना है आपको पता है, आप आगे HI से रिएक्ट करा दो तो बन जाएगा CH3 CH2I, चलेगा। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी जो हम लेने वाले हैं, अब इलेक्ट्रोफिलिक की ले रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, नॉर्मल लिया था, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक की ले रहे हैं। बट इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ये तो सबको समझ में आ गया पहला वाला एग्जांपल कि जब भी आप ऐसे देखेंगे तो आप कंपेयर करना
कि SN2 किस में अच्छा होगा। लेकिन अगर सोचो कि कभी ऐसा हो गया कि भाई टर्शरी आ गया, समझो पहले जरा, ये कुछ ऐसा आपने ईथर ले लिया और इसमें बोला गया HI को मिलाने के लिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो फिर I इसके पास जाएगा क्योंकि इसमें SN2 अच्छा होगा। लेकिन बच्चे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसमें SN1 नहीं होगा, इसमें SN2 नहीं होगा, इसमें SN1 होगा। और SN1 का लॉजिक ये है कि पहले O का बॉन्ड तोड़ दो ताकि ये अच्छा खासा क्या बन जाए, कार्बोकेटायन बन जाए। आया समझ में? और ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटायन ये I आके उसके ऊपर अटैक करेगा। मतलब कि टर्शरी वाले में सीन उल्टा हो जाता है। टर्शरी वाले में इस वाले बंदे के पास आई आ जाएगा और कम वाले के पास अल्कोहल आ जाएगा, जबकि इसके पहले क्या था, कम वाले के पास आई जा रहा था और ज्यादा वाले के पास अल्कोहल बन रहा था। भाई ये लिमिटेशन याद रखना, ये लिमिटेशन याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, दिमाग चलाना है कि अच्छा पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा SN2 यूज हो रहा है क्योंकि दोनों प्राइमरी है, लेकिन दूसरे वाले केस में एक प्राइमरी एक टर्शरी, तो ड्यू टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो SN1 है वो वहां पे फॉलो होगा और I उसके पास जाना चाहेगा। कब जाना चाहेगा? जब वो बॉन्ड टूट के निकल जाता है। तो जब यहां से O का बॉन्ड टूट के निकल जाएगा तब ये I जाके अटैक करेगा अब उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, कार्बोकेटायन को और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। तो हैलोजिनेशन ऑफ ईथर, ये सब बहुत बेसिक बेसिक दिया हुआ है। अब याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक में हम जो ईथर लेने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा रिएक्शन है, OCH3 लेने वाले हैं। अब हैलोजिनेशन में अगर मैंने समझो ब्रोमिनेशन ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ हम एसिडिक एसिड मान लेते हैं, तो इसमें बच्चे बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, 2 नंबर 4 नंबर। वो चीज़ एकदम कॉमन है जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। 2 नंबर पे ब्रोमो आ जाएगा और दूसरा बनेगा 4 नंबर पे ब्रोमो आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि भाई यहाँ पे आ जाएगा OCH3 और ये 4 नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। मेजर कौन सा बनेगा? तो मेजर 4 नंबर वाला बनने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। 2 नंबर वाला क्या बनेगा, माइंड में बनेगा। नाम की बात करेंगे तो बन जाएगा 2 ब्रोमो एनिसोल। क्या नाम आएगा? 2 ब्रोमो एनिसोल। क्लियर है? यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा बच्चे? इसका नाम आएगा 4 ब्रोमो एनिसोल। 4 ब्रोमो एनिसोल। क्लियर है? एकदम पिक्चर क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट में ना जनरली 2 रिएक्शन आते हैं। अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट की बात करेंगे तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों आते हैं। तो अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि मैं पहले अल्काइलेशन करा रहा हूं, ठीक है, कौन सा दिया है वो अलग बात है, लेकिन हम दोनों कर लेते हैं। देखो अगर ये आपके पास ईथर है जो कि एनिसोल के रूप में है, और अगर आपको मैंने बोला अल्काइलेशन कराने के लिए तो CH3Cl ले लिया, कंडीशन पे एनहाइड्रस AlCl3 इनके लिए कॉमन कैटलिस्ट होता है क्योंकि इनकी वजह से रिएक्शन होता है। देखो ये AlCl3 क्या करेगा, ये जो दिख रहा है ना आपको CH3Cl, इस Cl को लालच देगा कि तू अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ना इसके मेरे पास आ जा। अब जब ये उस लालच में फंस जाता है Cl और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, AlCl3 के पास चला जाएगा, मतलब ये बंदा इसके पास चला गया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन CH3 का निकल जाएगा, मतलब एक तो Cl का था दूसरा CH3 का था, तो CH3 बन जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब प्लस का अटैक करना ही क्या माना जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक माना जाता है। तो ये प्लस आके क्या करेगा, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आके अटैक करता है। पिक्चर क्लियर है? तो यहाँ पे आपका प्यारा सा एकदम आंसर बन जाएगा CH3। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कर दिया OCH3 और यहाँ पे अटैच कर दिया आपने CH3, चलेगा। फिर ये इस तरह से ले लिया आपने OCH3 और यहाँ पे लगा दिया CH3, चलेगा। ये नंबर A ले लो आप। अब नंबर B में ले लेते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एसाइल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, एसाइल। कैसा होता है एसाइलेशन, चलो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। एसाइलेशन और ज़्यादा इजी होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि हमको एसाइल क्लोराइड लेना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो ये बेंजीन रिंग है बिल्कुल, इस पर हमको क्या लेने के लिए बोला गया है, एनिसोल बोला गया लेने के लिए, तो मैंने ये एनिसोल ले लिया। अब इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ बच्चे, तो इसमें मिला रहा हूँ मैं एसाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, चलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिसोल। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन सेम आएगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, वही सेम पैटर्न कि ये Cl को लालच देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, जिसकी वजह से ये CH3C डबल बॉन्ड प्लस बनेगा। तो ये पूरे बंदे अटैक करेंगे इसके ऊपर। तो कैसे अटैक करेंगे जरा देख लो। तो जब ये अटैक करेंगे तो क्या बन सकता है, देखो इस तरह से बन जाएंगे 2 लोग। देखो ये आपका एनिसोल है, उस एनिसोल के 2 नंबर पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर उसी बेंजीन के
4 नंबर पे आके अटैच हो जाएगा। देखो इस तरह से, ये एनिसोल पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन 4 नंबर पे अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको बता दो कि C डबल बॉन्ड O CH3 को हम बोलते हैं बेंजीन के साथ में एसिटोफिनन। तो ये एसिटोफिनन के रिस्पेक्ट में ये मिथॉक्सी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। तो हम बोलेंगे इसका नाम है 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनन। क्या बोलेंगे? 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनन। और इसके लिए आप 4 मिथॉक्सी कर देना। ठीक है, मेजर माइनर आप समझ गए होंगे, चलेगा। फिर आने वाला है आपके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज नाइट्रेशन। कैसे करेंगे? बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन। देखो ये मैंने ले लिया एनिसोल, ठीक है, OCH3। अब आप नाइट्रेशन करने वाले हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, वही सेम 2 नंबर से HOH पानी बाहर जाएगा और ये NO2 जाके अटैक कर देगा 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्यारा प्यारा आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये आ गया OCH3, 2 नंबर पे आ जाएगा NO2 और फिर ये आ जाएगा आपके लिए, देख लो जरा, बहुत प्यारा सा रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्यारा सा आंसर बन जाएगा। जरा देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। रुको एक मिनट जरा, हाँ देख लो यहाँ पे, ये आपका बेंजीन, ठीक है, और ये आपका एनिसोल। अब नाइट्रो कहाँ पे अटैक कर दिया? 4 नंबर पे। बस इतना ही काम करना है। सर मेजर कौन सा बनेगा? 4 नंबर वाला मेजर बन जाएगा। नाम क्या बनेगा इसका? आप लिख सकते हैं भाई कि भाई इसका जो नाम है 2 नाइट्रो बोल दो आप, 2 नाइट्रो एनिसोल, क्योंकि जो नाइट्रो अटैच है वो एनिसोल के ऊपर अटैच है। इसका नाम हो सकता है 4 नाइट्रो एनिसोल। क्या बोलेंगे? 4 नाइट्रो एनिसोल। कोई डाउट है किसी को तो बोलना मुझे, चलेगा। तो भाई इस तरह से जो ईथर चैप्टर है वो यहाँ पे हो चुका है द एंड, और इसी के साथ जो सिनॉप्सिस है एकलव्य बैच का अल्कोहल फिनॉल ईथर का वो खत्म हो चुका है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो हम एमसीक्यू से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एमसीक्यू का सेशन होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे बच्चों से कि जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा हूं आपके लिए, इसको ज्यादातर आप शेयर करो, लाइक करो, और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो मिलते हैं अगले कंटेंट में, जो कि पूरी तरह से एमसीक्यू होने वाला है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेवल के एमसीक्यू, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बच्चे।